हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। चक्रवाती तूफान मोंथा का झारखंड में कहर, आज इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चक्रवाती तूफान मोंथा का झारखंड में असर दिखने लगा है। बुधवार सुबह से ही राजधानी रांची समेत झारखंड के ज्यादातर जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 31 अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस चक्रवाती तूफान का प्रभाव बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो दक्षिणी पश्चिमी भाग के साथ साथ मध्य और संताल परगना के इलाकों में बुधवार को जोरदार वर्षा हुई। इस दौरान जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आया। वहीं आज 30 अक्टूबर को पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, बोकारो और गिरिडीह में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उनका कहना है कि अभी चक्रवाती तूफान मोंथा काठी नाला के पास टकरा रहा है और यह उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा रांची जिला प्रशासन ने भी बारिश के दौरान निचले इलाकों, नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है। वज्रपात से बचने के लिए खुले मैदान, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। तेज हवा चलने की स्थिति में मजबूत इमारतों या संरचनाओं में शरण लेने की सलाह दी गई है। इस चक्रवात की वजह से कई विमान सेवा प्रभावित हुई है। इस वजह से कई विमान विलंब से रांची पहुंची है। इसका असर 31 अक्टूबर तक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा ऐलान, राज्य के इन जिलों में खोले जाएंगे 4 नए मेडिकल कॉलेज। झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह और खूंटी में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इस निर्णय से पूरे झारखंड में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं इन जिलों में उत्साह जैसा माहौल बन गया है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस फैसले को अपने लंबे संघर्ष का परिणाम बताया। उन्होंने कहा है कि जामताड़ा को मैंने दिया मेडिकल कॉलेज। एक समय था जब लोग जामताड़ा को पहचानते भी नहीं थे, लेकिन आज वही जामताड़ा अपने नाम से जाना जा रहा है। जहां के बच्चे अब डॉक्टर बनेंगे, वहीं से डॉक्टर पैदा होंगे। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मेरे लंबे संघर्ष और बड़ी सोच और जनता के विश्वास का परिणाम है। मेडिकल कॉलेज बनने से न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि क्षेत्र में रोजगार, व्यवसाय, पर्यटन और शिक्षा के नए अवसर भी पैदा होंगे। मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि यह पहला चरण है। दूसरे चरण में गोड्डा, साहिबगंज, सरायकेला और पाकुड़ जिले में भी नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नए मेडिकल कॉलेजों के खुलने से राज्य के ग्रामीण और छोटे शहरों में डॉक्टरों की भारी कमी दूर होगी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को इलाज के लिए अब बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। थैलेसीमिया बच्चों में HIV संक्रमण मामला, रक्त जांच व्यवस्था होगी और सख्त। झारखंड के ब्लड बैंकों में एलाइजा टेस्ट अनिवार्य। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों में HIV संक्रमण के मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। इस घटना के बाद राज्य के सभी ब्लड बैंकों में एलाइजा टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि रक्त जांच व्यवस्था को और सख्त किया जा सके। यह मामला चाईबासा में सामने आया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचकर ब्लड बैंक की गहन जांच शुरू कर दी है। समिति को 7 दिनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांत कुमार मांझी, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर दिनेश शवैया और प्रयोगशाला तकनीशियन मनोज कुमार पर कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि अब किसी भी ब्लड बैंक में केवल किट से रक्त की जांच नहीं की जाएगी, इसके बजाय एलिजा टेस्ट के माध्यम से ही रक्त की अनिवार्य जांच की जाएगी। सरकार ने सभी ब्लड बैंकों को एलाइजा टेस्ट की सुविधा और आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। चाईबासा में उबाल, आदिवासी आक्रोश पर कोल्हान के बाकी जिलों में बंद रहा बेअसर। चाईबासा में NH पर नो एंट्री की मांग कर रहे ग्रामीणों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को बुलाया गया कोल्हान बंद पश्चिमी सिंहभूम में प्रभावी रहा, लेकिन पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसवा जिलों में इसका खास असर नहीं दिखा। आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाए गए इस बंद को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गृह जिला सरायकेला में बंद का कोई खास प्रभाव नहीं दिखा। हालांकि
पश्चिमी सिंहभूम में बस सेवाएं ठप रही और बाजार बंद रहा, जबकि जमशेदपुर, घाटशिला और बहरागोड़ा में जनजीवन पूरी तरह सामान्य रहा। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चाईबासा में आदिवासी युवाओं पर हुआ बर्बर लाठीचार्ज सरकार की दमनकारी नीतियों का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार अपने ही राज्य के आदिवासी युवाओं पर रात के अंधेरे में लाठियां चलवाती है वह जनता का विश्वास खो चुकी है। वही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि बंद को जनता और व्यापारियों का स्वैच्छिक समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि चाईबासा बाईपास पर भारी वाहनों के कारण एक साल में 154 लोगों की मौत हो चुकी है। संवेदनहीन सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाई। यह सरकार हर विरोधी आवाज को कुचलना चाहती है। बोकारो के चास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश। चाईबासा में आदिवासी ग्रामीणों पर पुलिस की बर्बरता और बीते दिनों चास में आईआरबी जवान की सरेआम हत्या से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को महावीर चौक चास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष जयदेव सिंह ने की। जयदेव राय ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में अवैध कारोबार, जुआ, सट्टा और माफियागिरी खुलेआम पुलिस की मिलीभगत से चल रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सोरेन से यह राज्य अब संभल नहीं रहा है। यह एक निकम्मी सरकार है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं और जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा है कि अब राज्य में योगी मॉडल की जरूरत है ताकि राज्य को अपराध मुक्त बनाया जा सके। भाजपा ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। धनबाद NH19 पर सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से महिला की मौत। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र में NH19 दिल्ली हावड़ा मुख्य मार्ग पर बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क पार कर रही बाइक सवार महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरा हादसा पास के CCTV कैमरे में कैद हो गया है। मृतका की पहचान निरसा के मागोडी निवासी के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला अपने पति के साथ बाइक से सड़क पार कर रही थी, तभी अचानक तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि निरसा क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लुगुबुरु प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात, सरना धर्म महासम्मेलन 2025 में किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, धोरोमगढ़ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोहराय, कुनामी, कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, धोरोमगढ़ जो TTPS ललपनिया बोकारो में आगामी 3, 4 और 5 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सरनाधर्म महासम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि यह महासम्मेलन झारखंड की आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सरनाधर्म की एकता को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर होगा। मुख्यमंत्री ने आयोजन की सफलता की कामना की है और प्रतिनिधिमंडल को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज 31 अक्टूबर तक जमा कर पाएंगे फीस। JPSC JET 2025 के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज यानी 30 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी में लगे हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वे अंतिम समय में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। वही आवेदन के बाद एप्लीकेशन फीस 31 अक्टूबर तक जमा करने का मौका रहेगा। झारखंड में जल्द होगा नगर निकाय चुनाव, तैयारी में जुटी सरकार, राजनीतिक दलों ने कसी कमर। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा जल्द होने की संभावना है। झारखंड हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद हेमंत सरकार ने नगर निकाय चुनाव को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द ही इसे कराने का निर्णय लिया है। ऐसी संभावना है कि मामले में आगामी 10 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पूर्व सरकार कैबिनेट की मंजूरी लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी हरी झंडी दे देगी। पिछले कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार
अनुसार जिला स्तर पर इन दिनों शहरी निकायों के वार्ड एवं पदों के आरक्षण के निर्धारण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला स्तर से आरक्षण का निर्धारण होने के पश्चात राज्य निर्वाचन को भेजा जाएगा। बता दें कि राज्य में 48 शहरी निकाय क्षेत्र हैं जहां ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के बाद पहली बार BC 1 और BC 2 के लिए सीटें निर्धारित होंगी। पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर शहरी निकाय क्षेत्र में अधिकतम आरक्षण 50% होगा, जिसमें SC, ST और BC 1, BC 2 के लिए सीटें निर्धारित होंगी। मेयर, वार्ड पार्षद जैसे पदों का आरक्षण चक्रीय होगा। बता दें कि लगभग 3 वर्षों से निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से राज्य में शहरी निकाय का कामकाज अधिकारियों पर है। दुमका में शराबी पुत्र की करतूत, नशे में ली पिता की जान। दुमका जिला में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव के बोधवा टोला में बुधवार को एक कलयुगी बेटे की काली करतूत सामने आई है। एक शराबी पुत्र ने अपने पिता की जान ले ली। जीतन हांसदा द्वारा शराब के नशे में अपने पिता तूतीराम हांसदा 55 वर्षीय की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और शव को अपने कब्जे में थाना ले आई है। गुरुवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेजा जाएगा। दरअसल बुधवार दोपहर दुमका जिले में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव का रहने वाला जीतन हांसदा उम्र 30 वर्षीय शराब के नशे में धुत होकर घर आया। घर में उनके किसान पिता तूतीराम हांसदा अपने काम में व्यस्त थे। अचानक किसी बात को लेकर पिता पुत्र में बहस होने लगी। इसी बीच पुत्र जीतन हांसदा चीखने चिल्लाने लगा और हाथ में कुल्हाड़ी उठा ली। उसने घर के अन्य सदस्य, माता, बहन, भाई को घर से बाहर निकाल दिया और पिता को घर के आंगन में कुल्हाड़ी से बेरहमी से वार करने लगा, जिससे पिता लहूलुहान होकर आंगन में ही गिर गए और उनकी मौत मौके पर हो गई। चतरा के NTPC टंडवा में हुए फायरिंग का खुलासा। पिपरवार पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियार के साथ दबोचा। पिपरवार पुलिस ने NTPC टंडवा में हुई फायरिंग की घटना का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को अवैध हथियार और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में राहुल सिंह गिरोह से जुड़े सदस्य भी शामिल हैं। पुलिस को 28 अक्टूबर की रात सूचना मिली थी कि राहुल सिंह गिरोह के सदस्य किसी बड़ी आपराधिक वारदात की तैयारी में हैं। इसके बाद चतरा के टंडवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। टीम ने 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी रात को कारो मैदान के पास छापामारी कर 4 अपराधी अशरफ राजा, शाहजहां अंसारी, महफूज आलम उर्फ लालू और गुलजार अंसारी उर्फ राजू को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 7.65 mm के 2 पिस्टल, 7.65 mm की 10 जिंदा गोलियां, 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और राहुल सिंह आजाद सरकार लिखा 4 पर्चा को जब्त किया गया है। मामले में पुलिस ने बताया है कि पूछताछ में आरोपियों ने 18 अगस्त और 20 सितंबर 2025 को NTPC टंडवा हाईवे पर फायरिंग की घटना में शामिल होने की बात कबूल की है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। गुमला में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। गुमला जिले में बुधवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों घटनाएं अज्ञात वाहनों की टक्कर से हुई, जिसके बाद चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। पहली घटना रायडी थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव की है, जहां 40 वर्षीय शिवा साहू अपने घर के बाहर टहल रहे थे। इस दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना गुमला रांची नेशनल हाईवे स्थित नागफेनी के पास घटी। यहां दर्री गांव निवासी 18 वर्षीय अखिलेश भगत बाइक से जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में अखिलेश गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दोनों हादसों के बाद पुलिस ने अज्ञात वाहन चालकों की तलाश शुरू कर दी है। CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जांच की जा रही है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की जंग, नवंबर के पहले सप्ताह में स्टार प्रचारकों से सजेगा घाटशिला का मैदान। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के रण में झामुमो एवं भाजपा के स्टार प्रचारकों से नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव मैदान सजेगा। 2 से 5 नवंबर के बीच भाजपा एवं झामुमो के स्टार प्रचारक वहां चुनाव मोड में नजर आएंगे। प्रदेश भाजपा की ओर से राष्ट्रीय नेता एवं गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जी कृष्णन रेड्डी एवं जो ओडिशा के मुख्यमंत्री
मोहन चरण मांझी के चुनावी कार्यक्रम का प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। अप्रूवल मिलते ही ये नेता नवंबर में घाटशिला में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा अन्य स्टार प्रचारकों का भी शेड्यूल तय किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा से मिली जानकारी के अनुसार 2 से 5 नवंबर तक राष्ट्रीय नेताओं का चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर झामुमो के 2 प्रमुख स्टार प्रचारक पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शाह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2 नवंबर के बाद ये दोनों भी घाटशिला के रन में नजर आएंगे। फिलहाल घाटशिला का मोर्चा स्थानीय नेता संभाले हुए हैं। झामुमो की ओर से मंत्री दीपक बिरुवा समेत कोल्हान क्षेत्र के स्थानीय विधायक प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक अपने काम में जुटे हैं। हर दिन प्रखंड एवं पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से रिपोर्टिंग ली जा रही है। झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन एवं उनका परिवार हर दिन सुबह से लेकर देर शाम तक व्यक्तिगत तौर पर लोगों से मिल रहे हैं, मतदाताओं से रूबरू होकर उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। इधर 28,000 कुर्मी वोटरों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए आजसू प्रमुख सुदेश महतो और जेएलकेम अध्यक्ष जयराम महतो दोनों जो है एड़ी छोटी का जोर लगाए हुए हैं। पलामू में हम पार्टी के जिलाध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सदर अंचल अधिकारी सीओ अमरदीप बल्होत्रा ने हम पार्टी के जिलाध्यक्ष आशुतोष तिवारी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला शहर थाना में दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार आशुतोष तिवारी किसी काम से सदर सीओ कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि बहस के दौरान आशुतोष तिवारी ने कार्यालय का रजिस्टर फाड़ दिया। घटना की सूचना सीओ ने तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आशुतोष तिवारी को शहर थाना ले आई। देर शाम सीओ के आवेदन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं आशुतोष तिवारी के परिजनों ने सीओ द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि जिला अध्यक्ष के साथ अन्याय हुआ है और मामले में कार्यालय के सीसीटीवी की जांच की जानी चाहिए। परिजनों ने कहा है कि आशुतोष तिवारी ने जमीन से संबंधित एक विवाद में सीओ पर आरोप लगाया था। उसी के बदले की कार्रवाई में सीओ ने उन पर मामला दर्ज कराया है। धनबाद में किशोरी का शव डोभा से मिला। 2 दिन पहले घर से हुई थी लापता। वन विभाग की नर्सरी से लाश बरामद। हत्या की आशंका। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र में बुधवार को एक 17 वर्षीय किशोरी का शव बरामद किया गया। यह शव बरमसिया पासाटांड स्थित वन विभाग की नर्सरी परिसर में बने पानी भरे डोभा से मिला। मृतका की पहचान खुशबू कुमारी के रूप में हुई है, जिसके पिता सुरेश दास ने शव की शिनाख्त की। जानकारी के अनुसार खुशबू 2 दिन पहले अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत टुंडी थाना में दर्ज कराई थी। बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने डोभा में एक शव उपलाते हुए देखा, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को डोभा से बाहर निकलवाया। पहचान होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर टुंडी थाना प्रभारी उमाशंकर और अंचल अधिकारी सुरेश प्रसाद वर्णवाल दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद SNMCH भेजा गया है। घटनास्थल से खून से सने कपड़े भी बरामद हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में हत्या की आशंका गहरा गई है। वहीं परिजनों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। बस ट्रेलर में टक्कर, ड्राइवर घायल। गोविंदपुर गिरिडीह मार्ग पर घंटों लगा जाम, कई यात्रियों को भी आई चोट। धनबाद स्थित टुंडी थाना क्षेत्र के कमलपुर जंगल के पास बुधवार को एक बस और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बस में सवार कई यात्रियों को भी चोट आई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि टक्कर के बाद ट्रेलर चालक केबिन में फंस गया था। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। बस में सवार यात्रियों को हल्की और गंभीर चोट आई है, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। इस दुर्घटना के कारण गोविंदपुर गिरिडीह मुख्य मार्ग पर घंटों लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात बाधित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त किया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जेएसएससी सीजल कथित पेपर लीक मामले में हुई लंबी बहस, आज भी होगी सुनवाई। रिजल्ट पर रोक बरकरार। जेएसएससी सीजल कथित पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने करीब 2 घंटे से अधिक समय तक बहस की। उन्होंने याचिका के समर्थन में अपनी दलीलें पेश की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 30 अक्टूबर तय की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर लगी रोक जारी रहेगी। आज गुरुवार को यह मामला सुनवाई के लिए पहले नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है।
धर्म परिवर्तन कराने वाला गिरोह बेनकाब, रंका पुलिस ने मास्टरमाइंड को दबोचा, जांच जारी। गढ़वा जिले में धर्म परिवर्तन कराने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। रंका पुलिस ने बुधवार को गिरोह के सरगना विपिन बिहारी प्रधान को उसके 4 सहयोगियों के साथ हिरासत में लिया है। आरोपी लंबे समय से जिले के ग्रामीण इलाकों में सेवा और प्रार्थना के बहाने लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराने में जुटा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार विपिन बिहारी प्रधान, जो कि ओडिशा के रायगढ़ जिले का निवासी है, पिछले 3 सालों से नगर उंटारी थाना क्षेत्र के तुलसीदामर गांव में रह रहा था। इस दौरान उसने स्थानीय लोगों के बीच सेवा भावना के नाम पर खुद की पैठ बनाई। वह गरीब, अशिक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद के नाम पर अपने प्रभाव में लेता था और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता था। जांच में सामने आया है कि विपिन बिहारी को फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड नामक संस्था ने झारखंड भेजा था। इस संस्था का प्रधान मुख्यालय चेन्नई में है और राज्य स्तरीय कार्यालय साहिबगंज में है। बताया जाता है कि यह संस्था झारखंड के कई जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सेवा और धार्मिक प्रचार से जुड़ी गतिविधियां चला रही है। पुलिस अब इस संस्था की स्थानीय भूमिका और उसके संपर्क सूत्रों की भी जाँच कर रही है। हजारीबाग वन भूमि घोटाला, एसीबी जांच के दायरे में बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद, आरोपों पर दी सफाई। वन भूमि घोटाले मामले में एसीबी की जांच के दायरे में बीजेपी सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी आ गए हैं। उन पर 2010 में विवादित वन भूमि की रजिस्ट्री में पहचान बनने का आरोप है। मामला एक शोरूम की भूमि से जुड़ा हुआ है। वही इस मामले में विधायक प्रदीप प्रसाद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी गलत कृत्य का समर्थन न कभी रहा हूं और न कभी रहूंगा। रही बात आरोप लगाने की, तो यह जांच का विषय है। एजेंसी जांच करेगी। मुझे एजेंसी और सरकार पर भरोसा है। समय आने दीजिए, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हजारीबाग में इन दिनों एसीबी सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त के मामले की जांच कर रही है। इस जांच में हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे, तत्कालीन सदर अंचल अधिकारी शैलेश कुमार, जमीन व्यवसायी और एक बड़े शोरूम के मालिक विनय सिंह को एसीबी ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेजा जा चुका है। लेकिन अब इस मामले में धीरे धीरे नए नए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने जमीन की खरीदारी की है। एसीबी के अनुसार हजारीबाग स्थित डेमोटार स्थित शोरूम की जमीन की रजिस्ट्री के दौरान विधायक प्रदीप प्रसाद बतौर पहचान बने थे। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि विधायक प्रदीप प्रसाद ने जमीन रजिस्ट्री में पहचान के साथ वन भूमि की खरीद बिक्री में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका भी निभाई थी। जल जीवन मिशन के संवेदकों की सब्र का बांध टूटा, झारखंड में शुरू किया जल बंद आंदोलन। झारखंड में जल जीवन मिशन के संवेदकों ने जल बंद आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। दावा है कि काम करने के बावजूद पिछले 20 माह से राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मार्च 2024 से भुगतान बंद है। इसकी वजह से तमाम छोटे संवेदक दिवालिया होने की कगार पर हैं, बैंक से डिफॉल्टर हो रहे हैं। अब बकाया राशि के लिए आंदोलन के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है। इस वजह से संवेदकों ने बुधवार को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। झारखंड संवेदक संघ ने घोषणा की है कि 30 दिनों के भीतर भुगतान को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो सामूहिक धरना, मुख्यालय घेराव का काम शुरू किया जाएगा। दावा किया गया है कि राज्य के छोटे ठेकेदार अपने खर्च से गांव में जलापूर्ति को चालू रखे हुए हैं, लिहाजा छोटे ठेकेदारों का भुगतान पहले होना चाहिए। आरोप है कि मिशन के तहत चल रहे बहुग्राम और एकल ग्राम योजना के नाम पर भी भेदभाव किया जा रहा है। राज्य सरकार से भुगतान का टाइमलाइन जारी करने की मांग की गई है। इस मामले पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि संवेदकों की चिंता से राज्य सरकार वाकिफ है और चिंतित भी है। राज्य सरकार भुगतान करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार अपना केंद्र अंश नहीं दे रही है। इसको लेकर कई बार केंद्रीय जल शक्ति से मुलाकात कर चुके हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है। अब मजबूर होकर स्टेट फंड से संवेदकों को पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं। छठ घाट से नाबालिग का अपहरण कर हत्या, पुलिस की हिरासत में चचेरा बहनोई। पलामू जिला में सतबरवा थाना क्षेत्र के पोची में छठ घाट से एक 14 वर्षीय लड़की का अपहरण कर हत्या की गई है। नाबालिग के अपहरण कर हत्या का आरोप उसके चचेरे बहनोई पर लगा है। पुलिस ने पूरे मामले में नाबालिग के बहनोई और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सोमवार को पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के पोची के गौरा गाँव में छठ घाट से 14 वर्षीय पंकज यादव नामक नाबालिग लापता हो गया था। पंकज यादव के पिता ने
अपने चचेरे दामाद पर अपहरण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही थी और नाबालिग के चचेरे बहनोई को तलाश कर रही थी। चचेरे बहनोई रमेश यादव पिपराटांड थाना क्षेत्र के तितलंगी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए रमेश यादव को हिरासत में लिया, जिसकी निशानदेही पर बुधवार की देर शाम पुलिस ने सतबरवा थाना क्षेत्र के मानोसूती गांव से 14 वर्षीय नाबालिग पंकज यादव का शव बरामद हुआ। नाबालिग की हत्या का आरोप चचेरे बहनोई और उसके एक रिश्तेदार पर लगा है। सतबरवा थाना प्रभारी विश्वनाथ राणा ने बताया है कि नाबालिग का शव बरामद किया गया है, उसके चचेरे बहनोई को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गुमला में ब्राउन शुगर के साथ एक गिरफ्तार। स्कूटी पर बेचने की फिराक में था आरोपी। 12 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त। गुमला पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद फरोख्त करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुमन तिर्की 40 वर्षीय के रूप में हुई है, जिसके पास से कुल 12 ग्राम ब्राउन शुगर और एक स्कूटी जब्त की गई है। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुमला थाना क्षेत्र के बरीसा रानी बगीचा स्थित आम बागान के पास एक स्कूटी सवार लड़का ब्राउन शुगर बेच रहा है। सूचना मिलते ही गुमला एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक छापामारी दल का गठन किया। छापामारी दल सूचना का सत्यापन करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए बरीसा रानी बगीचा पहुंचा। पुलिस को देखते ही स्कूटी सवार आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, जिसे सशस्त्र बल ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम सुमन तिर्की, पिता सुमरा उरांव, पता लक्ष्मण नगर गुमला बताया। उसकी तलाशी लेने पर पैंट से 2 ग्राम ब्राउन शुगर की एक पुड़िया मिली। इसके अतिरिक्त स्कूटी की डिक्की से प्लास्टिक की पुड़िया में 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिससे कुल 12 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। गिरिडीह में यूपी की महिला अपराधी भीड़ में करती है चेन स्नैचिंग, भेजी गई जेल। उत्तर प्रदेश की महिलाओं का एक गिरोह भीड़ का फायदा उठाकर चेन स्नैचिंग का काम करता है। इसका खुलासा नगर थाना पुलिस ने किया है। नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन की टीम ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। जिस महिला को जेल भेजा गया है वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला अंतर्गत नौनहरा थाना क्षेत्र के जेनवा गाँव निवासी प्रियंका देवी है। जेल भेजे जाने से पहले प्रियंका से नगर थाना की महिला पुलिस कर्मियों ने पूछताछ की। पूछताछ में यह साफ हुआ है कि भीड़ वाले इलाके, खासकर पर्व त्यौहार में यूपी की महिला गिरोह के सदस्य महिलाओं की भीड़ में जा घुसती है, फिर मौका मिलते ही गले से सोने की चेन या अन्य जेवरात पर हाथ साफ कर लेती है। यह भी साफ हुआ है कि प्रियंका के अलावा 3 से 4 और महिलाएं इस गिरोह में शामिल हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर इस तरह की घटना को अंजाम देती है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर उत्पाद विभाग की विशेष टीम तैनात। अवैध शराब पर रखी जा रही नजर। स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी घाटशिला उपचुनाव संपन्न कराने के मद्देनजर चुनाव की घोषणा होते ही अंतर्राज्यीय और अंतर्जिला सीमाओं से अवैध शराब, पैसा, ड्रग्स या किसी प्रकार के उपहार के अवैध परिवहन पर चेक पोस्ट के माध्यम से सघन निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ओडिशा के अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर उत्पाद विभाग की विशेष टीम तैनात की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों से चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से अवैध शराब के परिवहन की संभावना रहती है। इसी के मद्देनजर उत्पाद विभागीय पदाधिकारी को अपनी टीम की नियुक्ति करते हुए 24/7 विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी अंतर्राज्यीय एवं अंतर्जिला चेक पोस्ट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अवैध शराब, पैसा, ड्रग्स या किसी प्रकार के उपहार का अवैध परिवहन नहीं हो पाए, जिससे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। सभी चेक नाकों पर 3 पालियों में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर 24/7 सभी छोटे बड़े वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। पाकुड़ में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत 100 लाभुकों को मिले नए घर। हर्षोल्लास के साथ किया गृह प्रवेश। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत बुधवार को पाकुड़ जिले में कुल 100 लाभुकों का गृह प्रवेश समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने लाभुकों को उनके नए घरों में प्रवेश कराया और नारियल फोड़कर तथा फीता काटकर नवनिर्मित आवासों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लाभुकों को प्रेशर कुकर भेंट करके सम्मानित भी किया गया। लाभुकों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि पहले वे कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन अब सरकार की मदद से उन्हें मजबूत और सुरक्षित पक्का घर मिला है। उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का उद्देश्य कमजोर जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। डीएमएफटी मद में भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 नवंबर को चाईबासा में धरना प्रदर्शन।
चाईबासा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी मद में भ्रष्टाचार को लेकर भारत आदिवासी पार्टी ने बड़ा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने जिले के आम नागरिकों, खनन प्रभावित गांवों के लोगों और सामाजिक संगठनों से 11 नवंबर को चाईबासा जिला मुख्यालय में धरना का आह्वान किया। पश्चिमी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष सुशील बारला ने गंगदा पंचायत अंतर्गत टिमरा गांव में आयोजित बैठक में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि कोल्हान क्षेत्र खनिज संपदा से समृद्ध है, लेकिन इसके लाभ से यहाँ के लोग अभी भी वंचित हैं। उन्होंने बताया कि गोवा और चिरिया लौह अयस्क खानों में लगभग 370 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। वर्ष 2015 में खान और खनिज अधिनियम में संशोधन के बाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी का गठन किया गया था, ताकि जो है खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को बुनियादी सुविधाएं, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और सिंचाई जैसी योजनाओं का लाभ मिल सके। बारला ने कहा कि अगस्त 2025 तक डीएमएफटी में करीब 3344 करोड़ रुपए जमा हुए, जिनमें से 1846 करोड़ रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन इन पैसों का लाभ वास्तविक प्रभावित परिवारों तक नहीं पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह राशि लाल फीताशाही और राजनीतिक सिफारिशों में फंस गई और ग्राम सभाओं से पारित योजनाओं को दरकिनार कर कुछ शहरी ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब डीएमएफटी मद विकास निधि नहीं बल्कि लूटफंड बनता जा रहा है। इसलिए पार्टी ने तय किया है कि 11 नवंबर को चाईबासा में धरना प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल एवं झारखंड के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें डीएमएफटी में हुए घोटालों की उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की जाएगी। रांची में घर में पकड़ाया 12 फीट का अजगर, रात भर पेड़ पर करता रहा अटखेलियां, नहीं पहुंची वन विभाग की टीम, सर्प मित्र ने किया रेस्क्यू। रांची जिले के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के मिश्रा टोला में मंगलवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब श्रीकांत मिश्रा के घर में करीब 10 से 12 फीट लंबा अजगर निकल आया। घर के आंगन में अचानक विशाल सांप को देखकर परिजनों के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी डर के मारे चीख पड़े। कुछ ही देर में आसपास के लोग वहां जुट गए, मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। अजगर के विशाल आकार को देखकर लोगों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की मिली जानकारी के अनुसार अजगर रेंगते हुए पहले घर के दरवाजे के पास पहुंचा, फिर धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह आंगन में स्थित आम के पेड़ पर चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी। बताया गया कि टाटीसिलवे रेंज कार्यालय में फोन कर रेस्क्यू टीम भेजने की गुहार लगाई गई, लेकिन देर रात तक कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। अजगर रात भर पेड़ पर लिपटा रहा और समय समय पर अपनी स्थिति बदलता रहा। उसके बाद जो है बुधवार को वन विभाग से संबंध सर्प मित्र आकर उसे पेड़ से उतारा और लेकर गए। यह घटना पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बना रहा। कुछ लोग इससे अद्भुत दृश्य बता रहे हैं। रामगढ़ में स्कॉर्पियो ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, 2 लोग घायल। रामगढ़ बोकारो मार्ग स्थित मुरबंदा के समीप बुधवार को हुए सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार चित्रपुर से रामगढ़ की ओर तेज गति से जा रहे एक स्कॉर्पियो ने एक के बाद एक 2 मोटरसाइकिलों को धक्का मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल में सवार 2 लोग घायल हो गए। एक मोटरसाइकिल सवार छोटकी पोना का बताया जा रहा है, जिससे मामूली चोट लगी है और वह उठकर अपने मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने घर चला गया। वही दूसरे मोटरसाइकिल में सवार जो कोठार का बताया जा रहा है, उससे गंभीर चोट लगी है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा गया है। इधर घटना की सूचना पाकर रजरप्पा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया है। धक्का मारने के बाद स्कॉर्पियो सवार फरार हो गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।